तो स्टूडेंट, मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी केमिस्ट्री वाली सीरीज चल रही थी क्लास 12th वाली। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको कितने अंक का पूछा जाएगा बच्चों? 6 अंक का पूछा जाएगा। तो इसको हम 0 लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं और प्रैक्टिकली इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत रसायन कहते किसको हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेलों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, डेनियल सेल के जो निर्माण की विधि है वो किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं ये फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, यानी कि वैद्युत रसायन होती क्या है। ये क्या है बच्चों? केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। ठीक है, केमिस्ट्री की शाखा है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ये केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है, ये दोनों में आपस में क्या होता है? रूपांतरण होता है। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है ना वो तो ट्रांसफर होती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा ट्रांसफर होती है बच्चों विद्युत ऊर्जा में। ऐसी शाखा को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, वैद्युत रसायन में आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे सेल की। सेल क्या होता है? ठीक है, आपने 10th में तो पढ़ा होगा सेल। ठीक है, वह युक्ति जो किसी परपथ में धारा के प्रभाव को बनाए रखती है, ये पढ़ा होगा सेल। लेकिन सेल वास्तविक में होता क्या है? वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको कन्वर्ट कर रही है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रही है किसमें बच्चों? विद्युत ऊर्जा में। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेल। इस प्रकार से सेल 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो होता है सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, और एक होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सेल। इस तरीके से सेल कितने प्रकार के हैं बच्चों? 2 प्रकार के। पहला है वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो चैप्टर है ना 50-50% होने वाला है। यानी कि पहले हम अध्ययन करेंगे किसका? जो रासायनिक ऊर्जा है ना उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके, और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में पढ़ लिया, फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इस प्रकार से ये चैप्टर 50-50% होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या? हम पढ़ेंगे इसमें यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। जैसे भी ये मेरे पास एक बैटरी है। ठीक है, ये जो बैटरी है ना इसमें जो एनर्जी है ना रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर है। अब जैसे ही हम इसमें से किसी बल्ब को जलाएंगे या किसी सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो ये जो रासायनिक ऊर्जा है वो फटाफट से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी सर्किट क्लोज हो जाएगा, यानी सर्किट पूरा हो जाएगा, और सर्किट पूरा होने के बाद में इसमें जो इलेक्ट्रोड हैं उनके मध्य से जो केमिकल रिएक्शन है वो हो जाएगी और इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सेल, और सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है बच्चों, देखिए विद्युत रासायनिक सेल कहो या फिर गैल्वेनी सेल कहो या फिर वोल्टीय सेल कहो, तीनों एक ही नाम है, इसी का मतलब एक ही है। ठीक है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि ये जो सेल है ना मेरे पास आपको दिख रहा है, ये जो सेल है इसमें जो एनर्जी है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर है। ठीक है, तो इसी सेल के अध्ययन करने वाले हम। क्या बोल रहा है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इसमें किसमें है बच्चों? इसमें है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जैसे इसको हम सर्किट से कंप्लीट करेंगे तो क्या है? ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सेल कौन सा है? दूसरा सेल है यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी एक ये सेल तो कौन सा है? ये तो गैल्वेनी सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करेगा, और एक सेल ऐसा भी आता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जबकि सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसकी वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल का सबसे अच्छा और सबसे प्यारा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? डेनियल सेल। अब देखो डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल के बारे में पहले जानकारी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इस सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सेल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ये 2 दिख रहे हैं टर्मिनल, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, यानी इनमें कोई ना कोई धातु की रॉड होती है। अब कौन सी धातु की रॉड होती है? इनमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, एक तो होता है धन टर्मिनल, एक होता है ऋण टर्मिनल। 2 टर्मिनल होते हैं और इनमें जो रॉड लगी हुई होती है उनको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड किसके बनाए जाते हैं, किस प्रकार से सेल वर्क करता है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं।
जिंक यानी कि Zn कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। बच्चों इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, यानी कि जब भी हम सेल बनाते हैं ना, जब भी हम सेल बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। ये तो पहला वाला इलेक्ट्रोड, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है। मान के चलो ये प्लस टर्मिनल है और ये रेड टर्मिनल है। अब बच्चों देखो कॉपर, इसमें मतलब जो टर्मिनल है ना वो जिंक और कॉपर के मान के चलो, यानी कि ये हमारा सेल है और इसमें 2 टर्मिनल है, एक तो है जिंक वाला और एक है कॉपर वाला। अब पता कैसा चलेगा कि कौन सा टर्मिनल जिंक लेंगे, कौन सा टर्मिनल कॉपर लेंगे, कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है? उसके लिए हमको ये चीज़ याद रखनी होगी, लोन कॉन्सेप्ट। लोन कॉन्सेप्ट क्या होता है? LOAN, आपको ये याद रखना है। लोन, लोन का मतलब है, L का मतलब है लेफ्ट साइड, O का मतलब है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति। एनोड, ठीक है, एनोड होगा ए का मतलब, और एन का मतलब है नेगेटिव। क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा फंडा ये है कि जब भी हम सेल बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण होगा और वो टर्मिनल एनोड होगा, और यानी कि उस पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी ये हमारा मान के चलो सेल है, तो इसमें जो लेफ्ट साइड में ये देखिए माइनस वाला चिन्ह शो हो रहा होगा आपको, मान के चलो ये है, तो माइनस वाला जो चिन्ह है इसमें क्या है बच्चों? अब देखिए इसमें जिंक और कॉपर में से क्या होगा, इधर देखिए, इधर इधर होगा जिंक। जिंक क्योंकि जिंक है ना वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है और इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता ज़्यादा होती है कॉपर की तुलना में, ठीक है। हमारे पास 2 टर्मिनल है, कॉपर और जिंक में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन दान करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण किसका होगा? यानी कि जिंक का होगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। तो इस बार ये वाला जो टर्मिनल है आपको दिख रहा है ना माइनस वाला, इस पर शो हो रहा है ये माइनस वाला, ये जिंक का टर्मिनल है, ये लेफ्ट साइड में है, देखो बच्चों लेफ्ट, ठीक है। जैसे इसको इधर करेंगे तो ये है लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में। अच्छा ये क्या कहलाएगा? ये एनोड कहलाएगा, और इस पर चार्ज क्या होगा? माइनस होगा, ये देख लीजिए माइनस चार्ज है इस पर। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए अब अच्छा इसका मैं अगर रिवर्स कर दूँ, इसका उल्टा कर दूँ, अपोजिट कीजिए इसका, यहाँ पर कर देंगे आर। आर का मतलब राइट साइड, ठीक है। अच्छा ये क्या है? इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, तो उसका हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन यानी कि अपचयन, ठीक है, अपचयन हो गया बच्चों। अब ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे थे, यहाँ पे ग्रहण किए जाएंगे। अच्छा ए का मतलब होता है एनोड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैथोड, कैथोड, ठीक है। ये टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? कैथोड। और एन का मतलब क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। अब देखिए ये जो दूसरा टर्मिनल है ना, दूसरा टर्मिनल यानी कि राइट साइड वाला, देखिए आर का मतलब है राइट साइड, ठीक है, ये है राइट साइड वाला। क्या होगा बच्चों? इस पे अपचयन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, और ये टर्मिनल कौन सा होगा? ये कैथोड होगा, और इस पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ये देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इस प्रकार से सेल का जो निर्माण है वो किया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम डैनियल सेल की, ठीक है। तो 2 टर्मिनल होते हैं उसमें, एक प्लस वाला टर्मिनल, एक माइनस वाला टर्मिनल। अब कौन सा होता है? लोन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वापस से देख लीजिए। लोन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड में, ओ का मतलब होता है ऑक्सीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी, और एन ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एनोड, और एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में क्या हो जाएगा बच्चों? राइट साइड में रिडक्शन होगा, यानी कि अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, वो टर्मिनल कैथोड होगा, और बच्चों वो उस पर चार्ज कैसा होगा? उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट। अच्छा अब देख रहे हैं बच्चों हम सेल बनाने की, ये जो सेल है ना डैनियल सेल, किस प्रकार से बनाया जाता है। एक बार इस चीज़ को देखिए, जैसे ही हम जिसका सेल बनाते हैं ना, यानी जिसको हम टर्मिनल बनाते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड किस प्रकार बनाते हैं? यानी जिस छड़ का इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, तो उसी को उसी के ब्लेड में डुबोते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरे पास जिंक की छड़ है, अगर जिंक की छड़ का मुझे इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक की छड़ को जिंक के ही सॉल्यूशन में डुबोऊंगा मैं, ठीक है, तब जाके इसका इलेक्ट्रोड बनेगा। माना कि ये मेरे पास कॉपर की छड़ है, तो कॉपर की छड़ को कॉपर के सॉल्यूशन में ही डुबोऊंगा, तभी इसका इलेक्ट्रोड बनेगा। बात समझ में आई? यानी कि जिस छड़ को
इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसको उसी के विलयन में डुबोते हैं, उसको उसी के विलयन में डुबोते हैं। अब बच्चों बात कर रहे हैं हम डैनियल सेल, यानी कि ये जो सेल है ना इसको किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, आपको लोन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे सेल को। मान के चलिए ये मेरे पास एक छड़ है, ठीक है, ये छड़ है बच्चों किसकी, मान के चलिए ये छड़ भी किसकी है, ये है जिंक की छड़। अब बच्चों हमारी जो इलेक्ट्रोड बनाने की जो प्रक्रिया क्या है, यानी कि जिस छड़ को हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसको उसी के विलयन में डुबोते हैं, यानी कि जिंक की मैंने छड़ ले ली तो जिंक का ही मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि ये मेरे पास जिंक का विलयन है। ठीक है, ये मेरे पास जिंक का सॉल्यूशन ले लिया मैंने। अब जिंक का सॉल्यूशन क्या ले लिया, जिंक का सॉल्यूशन ले लिया बच्चों ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में LOAN कॉन्सेप्ट याद रखना है, LOAN, L का मतलब है लेफ्ट साइड में, यानी कि ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड में। O का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। A का मतलब क्या है, ये एनोड होगा। क्या होगा बच्चों, एनोड होगा। ठीक है, और N का मतलब क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये बात समझ में आई। अच्छा अगर राइट साइड की बात करें, राइट साइड में मान के चलिए मैंने ले ली किसका, कॉपर की छड़ ले ली, ये ले ली कॉपर की छड़। अब कॉपर की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कॉपर की छड़ को कॉपर के ही विलयन में डुबोएंगे, ये हो गया कॉपर का सॉल्यूशन हो गया। और ये कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, ये है CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट हमने ले लिया। बात समझ में आई। क्या अब इसमें इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, अभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए अब यहां पे क्या होगा, देखिए अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड। राइट साइड में क्या होगा, कैथोड हो जाएगा, और टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक बात समझे। इसका विपरीत कर दीजिए, L मतलब राइट, R ठीक है, O का मतलब ऑक्सीकरण, उसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा यानी अपचयन हो जाएगा। A का मतलब एनोड, एनोड का विपरीत क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और नेगेटिव, नेगेटिव का विपरीत क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको आपस में यहां से कनेक्ट कर देते हैं। इनको एक वायर के जरिए यहां से कनेक्ट कर देते हैं, और बच्चों बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जरा सा भी विक्षेप अगर आ जाएगा तो हमको वो दिखा देगा। हम अमीटर भी लगा सकते थे, लेकिन अमीटर में केवल एक दिशा में विक्षेप होता है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, अमीटर की तुलना में छोटे से भी छोटे जो विक्षोभ आता है ना, यानी छोटा से छोटा अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाएगा तो उसको भी दिखा देगा रीडिंग में। ठीक है, और दिशावाइज दिखा देगा, यानी अगर इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये विक्षेप की जो सुई है इधर हो जाएगी, और इधर से अगर सुई जो करंट है इधर फिर हो रहा है तो क्या है, इधर चेंज हो जाएगी, यानी छोटे से छोटे मेजरमेंट को भी शो कर देता है। अब देखिए क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यानी कि अब होता क्या है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे साल्ट ब्रिज इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि तभी जाके जो हमारी सर्किट है वो क्लोज होगी, और सर्किट क्लोज होने के बाद में ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ पे KCl नाम का रबड़ ले लेंगे, और यहाँ पे बच्चों इनके सिरों पर एक जेल लेते हैं, उस जेल का नाम है अगर अगर जेल, अगर अगर जेल। ठीक है, अगर अगर जेल ले ली। अब देखो क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब होगी कैसे, यहाँ पे जो जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, और ये किसके रूप में आ जाएगा, यहाँ पे Zn2+ के रूप में इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, Zn2+। ठीक है, Zn2+ इसके रूप में आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर Zn2+ के रूप में आ जाएगा तो छड़ पे बच्चों क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, छड़ पे इलेक्ट्रॉन। अब जैसे छड़ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ से चालू हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। बात समझ में आई। अच्छा यहाँ पे इस छड़ पे क्या होगा, कॉपर वाली छड़ पे, यानी कि हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन क्या था, इसमें था कॉपर सल्फेट, यानी कि Cu
2+ और SO4 2-, ये था। अब यहाँ से जो कॉपर था Cu2+, वो यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पे कॉपर बनाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन में, यानी ये जो छड़ थी ठोस अवस्था में, अवस्था में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे थे, Zn2+ का निर्माण कर रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu+2 पहले से था विलयन में, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सॉलिड। यहाँ पे क्या है, कॉपर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे तो कॉपर इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये छड़ है धीरे धीरे घिसती हुई, यानी कि जो छड़ है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो ये घिसती हुई धीरे धीरे ऐसे पतली हो जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो होगा बच्चों एनोड से कैथोड की ओर, जबकि धारा का मार्ग कैसा होता है, धारा का मार्ग कैथोड से होता है, यानी कि प्लस वाले टर्मिनल्स होता है। धारा बहेगी, धारा का प्रवाह कहाँ से हो जाएगा, धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर हो जाएगा, और जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप आ जाएगा, और जो विक्षेप दिखेगा वो हमको शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से, यानी कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से यूँ, और इस विलयन से होती हुई लवण सेतु के माध्यम से सीधी यूँ कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए ये KCl का क्या महत्व है, यहाँ पे KCl हमने क्यों डाला, यहाँ पे क्या महत्व है इसका, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे जिंक बन गया, ठीक है, और यहाँ पे यह Cl। अब ZnCl से क्रिया करके यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा ZnCl2। यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पोटेशियम और यह था सल्फेट, तो ये बनाएगा K2SO4। अच्छा, इनकी क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे, लवण सेतु का क्या कार्य है, लवण सेतु एक तो वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना है, और इस जो सर्किट है ना इसको पूर्ण कर रहा है, इस सर्किट को क्लोज कर रहा है। अगर यहाँ से हम लवण सेतु को हटा देंगे, ये क्या बच्चों साल्ट ब्रिज है, ये क्या है बच्चों साल्ट ब्रिज है, और साल्ट ब्रिज को अगर हम हटा देंगे तो हमारा जो परपथ है वो अधूरा रह जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो इसको एक 3D इमेज के जरिए समझते हैं पूरे प्रोसेस को, किस प्रकार से यहाँ पे अर्ध ऑक्सीकरण सेल अपक्रिया क्या है, अर्ध अपचयन अपक्रिया क्या है, उसको एक डिटेल से समझते हैं। देखिए, यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे, जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड बनाना है, उसी की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है। बात समझ में आई बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे, वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनी सेल या फिर वोल्टेज सेल, इसका निर्माण यानी इसको किस प्रकार बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये बीकर है, ये बीकर में मैंने जिंक की छड़ ली है, जिंक की छड़ ली है, जिंक की छड़ पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्यूशन में आ रहे हैं, यानी Zn2+ के रूप में ये आ गए। बात समझ में आई। यहाँ पे जिंक सल्फेट मैंने लिया है, क्योंकि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने डुबाया, तो यहाँ पे क्या बना बच्चों Zn2+ और SO4 2-, एक्वस यानी लिक्विड अवस्था में। जलीय के लिए क्या लेते हैं, एक्वस लेते हैं, ठीक है। ये जो जिंक है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है किधर, इधर की तरफ, और यहाँ पे हम क्या लेंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ली छड़, छड़ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले। अब दूसरी साइड में हम छड़ क्या लेना, कॉपर की, कॉपर की क्या है धनात्मक छड़ होगी, क्यों होगी देखिए, कॉपर कैथोड होगा, LOAN, ध्यान रखिए LOAN, L का मतलब लेफ्ट साइड में, O का मतलब ऑक्सीकरण होगा, A का मतलब वो टर्मिनल एनोड होगा, और N का मतलब वो टर्मिनल नेगेटिव होगा, ऋणात्मक टर्मिनल होगा। जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, क्या होगा R, यानी कि राइट साइड में O का मतलब क्या, यहाँ पे O का मतलब ऑक्सीकरण है तो उसका क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे A का मतलब एनोड है तो वहाँ क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, और यहाँ पे N का मतलब क्या है नेगेटिव, और वहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने टर्मिनल क्या लिया है, यहाँ पे कोई छड़ ली है कॉपर की, तो कॉपर के ही सोल्यूशन में उसको डुबोया है। कॉपर का सोल्यूशन क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट है CuSO4। यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या ये पूरा सेल है, यानी इस हिस्से की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अगर ये डॉट 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 से लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करता हूं इधर की, ठीक है बच्चों, तो क्या ये पूरा सेल है, पूरा सेल नहीं, ये अर्ध सेल है, तो इसको क्या बोलेंगे अर्ध ऑक्सीकरण सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, अर्ध ऑक्सीकरण सेल। क्या इधर की साइड में ये पूरा सेल है, पूरा सेल तो सर इधर भी नहीं है, तो ये क्या है अर्ध अपचयन सेल, ठीक है।
ये डॉट 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 से इधर वाला अर्ध ऑक्सीकरण सेल है, उधर वाला अर्ध अपचयन सेल है, पूरे को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा सेल हो जाएगा, यानी डेनियल सेल का निर्माण हो जाएगा। अब बच्चों ये देखिए, इधर की अगर साइड की मैं बात करूं तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले जिंक था सॉलिड स्टेट में, यानी जिंक की छड़ थी, जिंक की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या हुआ, Zn2+ बनाया, ठीक है, यानी कि जिंक की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकले, ये निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना, Zn2+, यानी एक्वस अवस्था में गया तो क्या बना, एक्वस अवस्था में Zn2+ बना। ये जो अभिक्रिया है इसको हम बोलेंगे अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ आई। इसी प्रकार सेम इधर हो जाएगी, यानी कि हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या था बच्चों, सॉल्यूशन में था Cu2+, एक्वस यानी जलीय अवस्था में क्या था, Cu2+ था, यानी कि इस जलीय विलयन में से Cu2+ कहाँ पर गया, यहाँ पर गया छड़ पे, ये हो रहा है ना, यहाँ पे ये हो रहा, इकट्ठा हो गया यहाँ पे, तो यानी इसके पास इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Cu2+ ने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए वो ग्रहण किए और क्या बना लिया, सॉलिड अवस्था में क्या कन्वर्ट हो गया, Cu यानी S यानी कि सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो ब्रिज है ये है हमारा लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, ठीक है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ पे कंप्लीट पूरा सर्किट हो रहा है और ऐसे ही यहाँ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है और वो कितने का है, 1.1 वोल्ट का, ठीक है, 1.1 वोल्ट का विक्षेप हो रहा है। तो ये है बच्चों क्या, वैद्युत रासायनिक सेल, यानी वैद्युत रासायनिक सेल को किस प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वहाँ पे अर्ध अपचयन अभिक्रिया है। अगर अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अर्ध अपचयन अभिक्रिया को एक साथ कंबाइंड करके लिख दिया जाए तो बच्चों ये पूरे सेल की पूर्ण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। देखिए किस प्रकार से होती है। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, लवण सेतु के क्या कार्य हैं। बच्चों हमने अभी देखा था, देखिए लवण सेतु क्या काम कर रहा है, एक तो इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और एक वैद्युत उदासीनता मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे Zn2+ की मात्रा ज़्यादा हो गई, Zn2+ की मात्रा, और यहाँ पे SO4 की मात्रा ज़्यादा हो गई। यहाँ पे देखिए इस छड़ में से इलेक्ट्रॉन बार बार यहाँ पे आ रहे हैं तो इसमें Zn2+ का निर्माण होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यानी यहाँ पे से कॉपर और सल्फेट में से कॉपर यहाँ पे जा रहा है तो सल्फेट बच रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों का क्या हो गया, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो बैलेंस को कौन बना रहा है, जो साल्ट ब्रिज में हमारा जो KCl है ना, वो इन दोनों के बैलेंस को बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, विद्युत परपथ को पूर्ण करना, यानी सर्किट को कंप्लीट करना। दूसरा काम क्या है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, ठीक है। दोनों बगल बैलेंस बना रहा है, उसका ये कार्य है। अब देखिए बच्चों, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या पढ़ी थी हमने, यानी कि Zn क्या था, सॉलिड अवस्था में, उसमें से इलेक्ट्रॉन आए कहाँ पे, सोल में एक्वस में, यानी कि Zn का मतलब सॉलिड, Zn2+ बना एक्वस अवस्था में और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गई। अर्ध अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर था एक्वस अवस्था में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या बना, कॉपर सॉलिड स्टेट बना। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से काट दीजिए। अब देखो किस प्रकार लिखेंगे, पूर्ण सेल अभिक्रिया, यानी कि इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो देखिए किस प्रकार लिखा है, Zn सॉलिड अवस्था में और कॉपर एक्वस अवस्था में, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, इज इक्वल टू Zn2+ किस में, एक्वस अवस्था में, और कॉपर किस में, सॉलिड अवस्था में। तो ये क्या है बच्चों, ये है पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है, ये है सेल अभिक्रिया कहो या फिर पूर्ण सेल अभिक्रिया कहो, ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझे। अब देखिए हमने सेल पढ़ लिया, लेकिन सेल का निरूपण किस प्रकार से करेंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि हम एग्जाम में गए और हम इस सेल को छापने लग गए, ऐसे थोड़ी छापेंगे। सेल को किस प्रकार से निरूपित करेंगे, सेल को किस प्रकार से हम दर्शाएंगे, उसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, उसके पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, सेल निरूपण। सेल निरूपण किस प्रकार से देखा बच्चों, देखिए एनोड ये रहा, ठीक है, ये आपको माइनस दिख रहा होगा और इधर आपको प्लस दिख रहा होगा, इस प्रकार से सेल है। तो इस प्रकार से अगर सेल है ना तो इसको किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे, यानी कि इधर की तरफ लोन कॉन्सेप्ट याद रखिए, लेफ्ट साइड में देखो, लोन का मतलब दोबारा से देख लीजिए, LOAN, इसको ध्यान रखिए, इसका अपोजिट ऑटोमेटिक बन जाएगा। L का मतलब लेफ्ट साइड में, ये रहा लेफ्ट साइड में। O का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, दान किए जाएंगे, ठीक है। A का मतलब क्या होगा, एनोड होगा, और N का मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या था, देखिए सबसे पहले क्या था, Zn था सॉलिड स्टेट में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आए एक्वस अवस्था में तो क्या बना, Zn से Zn2+ बना, ठीक है, सॉलिड से एक्वस बना। बात समझ में आई। चलिए ये जो आपको वहाँ पे दिख रहा है ये है लवण सेतु का कार्य, लवण सेतु यानी कि साल्ट ब्रिज, ठीक है बच्चों। अच्छा इधर की साइड में क्या है, कैथोड यानी कि
प्लस वाला टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, प्लस वाले टर्मिनल में क्या था, यानी कि कॉपर था किसमें, एक्वस अवस्था में, कॉपर 2+ यानी Cu2+ था किसमें, एक्वस अवस्था में। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो कॉपर कन्वर्ट हुआ किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे इसका निरूपण लिख दिया हमने, यानी कि इधर तो लिखा Zn से किसमें, Zn2+ एक्वस अवस्था में, और कैथोड में क्या हुआ था, कॉपर 2+ से एक्वस अवस्था से कॉपर सॉलिड स्टेट में। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए अब देखिए बच्चों, ये जो हमने डैनियल सेल बनाया है उसको जैसे आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि डैनियल सेल के निर्माण की विधि को समझाइए, या डैनियल सेल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, पूरे प्रोसेस को समझाइए, ठीक है। आपने जो चित्र से समझा, जो हमने डायग्राम से समझा ना, उसको हम इसमें अपनी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं, ठीक है। सेम रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो हमने किया, जब हमने सेल बनाया ना, तो जो जो हमने किया उस प्रोसेस को पूरे को अपने शब्दों में हम लिखने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। यह वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा को, किसको बच्चों, यानी कि इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो किसमें, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, किसमें कन्वर्ट होगी, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि यह रासायनिक सेल का उदाहरण है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला पॉइंट समझ में आया, जो हमने किया वही लिखा केवल। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह सेल जिंक एवं कॉपर के इलेक्ट्रोड से बना होता है। बच्चों अभी देखा था हमने, ये जो टर्मिनल है वो जिंक वाला है, उधर वाला टर्मिनल कौन सा है, कॉपर वाला, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड, यानी ये वाला इधर वाला एनोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड होता है। बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट क्या है, इस सेल को बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ को किसमें, जिंक सल्फेट में, यानी कि जो जोन से धातु की छड़ है उसको उसी के सॉल्यूशन में डुबोते हैं, यानी जिंक की छड़ को किसमें डुबो रहे हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में, तथा कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखकर क्रम से एनोड व कैथोड, ठीक है। यानी कि जिंक की छड़ को क्रम से यानी कि एनोड बना दिया, और कॉपर की छड़ को बच्चों क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। ये बात यानी कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमने किया सेल बनाने के दौरान उसी को हमने लिख रहा है, ठीक है। वही लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। ये नहीं है कि आपको सेम लिखना है, जो लिखा है जो किया है वो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये रासायनिक सेल का उदाहरण है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर का होता है। जिंक का होता है वो एनोड होता है, कॉपर का होता है वो कैथोड होता है। यानी जिंक की छड़ वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, और जो कॉपर की छड़ का है उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। बात समझ आई। अच्छा, रखकर इन्हें लवण सेतु से जोड़ देते हैं, यानी कि इनको रख दिया उसमें, उसके बाद में क्या किया हमने, लवण सेतु से जोड़ दिया। अर्थात इस सेल का एक अर्ध सेल क्या बना बच्चों, अभी देखा था, ZnSO4 बना, तथा अर्ध अन्य सेल कौन सा बना, कॉपर सल्फेट होता है। इन दोनों अर्ध सेलों का लवण सेतु से जोड़ने पर ही पूर्ण सेल का निर्माण होता है। हमने अभी देखा था, नेक्स्ट पिछली स्लाइड पर देखो बच्चों, यानी ये था अर्ध सेल 1 और ये था अर्ध सेल 2, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया बच्चों, पूर्ण सेल का निर्माण हो गया, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, किसी धातु के तार से दोनों पर क्या, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉनों की हानि करके, यानी जिंक की छड़ है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है, तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। उस पर हानि करके विलयन में Zn2+ के रूप में चला जाता है, यानी जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकले तो सॉल्यूशन में क्या आया, जिंक+2 यानी Zn2+ आया, ठीक है। ऑक्सीकरण हुआ, यह इलेक्ट्रॉन धातु के तार से प्रभावित होते हुए कॉपर के इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाते हैं। यानी कि देखो कैसे पहुंचते हैं, यानी जिंक की छड़ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कमी हुई तो इस तार के माध्यम से कॉपर तक पहुंच जाते हैं। बात समझ में आई। तार से प्रभावित होते कॉपर के इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाते हैं, जहां विलयन से कॉपर 2+, यानी कि जहां विलयन में क्या था हमारे पास Cu2+ था, आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी Cu2+ यहाँ से जा करके उस छड़ पर आता है। इलेक्ट्रॉन जो गए जिंक से गए उनको क्या करता है, कॉपर ग्रहण करता है और कॉपर सॉलिड यानी CuS बनाता है। Cu2+ से क्या बनता है बच्चों, CuS बनता है। इस पर छड़ पर जमा होती रहती है। देखो किस प्रकार छड़ पर जमा होता है, देखो डायग्राम में इस प्रकार छड़ पर जमा होता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं और Cu2+ यहाँ से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये कर रहा है ग्रहण, ठीक है, अपचयन हो रहा है और ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है बच्चों, जमा हो जाती है। अच्छा अगला नेक्स्ट क्या है, अर्ध अपक्रिया हमने लिख दी, ये तो है किसकी, ऑक्सीकरण वाली।
ये तो है ऑक्सीकरण वाली और ये है अपचयन वाली। ये भी अर्ध अपक्रिया, ये भी अर्ध अपक्रिया। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे दोनों को, और लेफ्ट साइड वाला इसमें लिख देंगे, यानी Zn सॉलिड स्टेट में, उधर का ये वाला कॉपर किसमें, एक्वस अवस्था में Cu2+ वाला, और इसको कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे, और उसको लिख देंगे यहाँ पे। यानी कि ये हमारा पूर्ण सेल अभिक्रिया। इस प्रकार हमारा सेल बन गया जो जो हमने किया। यानी हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ये रासायनिक सेल का उदाहरण है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो जिंक का होता है, एक कॉपर का होता है। जिंक पे क्या होता है, जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। ठीक है, इस प्रकार अर्ध सेल का निर्माण होता है। कौन सा अर्ध सेल है, यानी कि ZnZnSO4 और कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, बिल्कुल रटने की कोई आवश्यकता नहीं, जो हमने किया है सिर्फ वही लिखा है अपनी लैंग्वेज में। और क्या हुआ बच्चों, यहाँ से इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें जिंक वाले में और कॉपर वाले में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब देखिए, ये हमारी अर्ध सेल अभिक्रिया है ऑक्सीकरण वाली, और ये है अपचयन वाली। अर्ध सेल अभिक्रिया से हमने क्या कर दिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया बना दी। अब देखो, इस प्रकार सेल को कार्य में लेने पर जिंक की छड़ पतली हो जाती है। यानी कि जिंक की छड़ पतली क्यों हो रही है, क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन लगातार जा रहे हैं और जिंक 2+ के रूप में सॉल्यूशन में आ रहा है। यानी छड़ घिसती घिसती कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार छड़ क्या हो रही है, पतली होती जा रही है। और कॉपर की छड़ पे इलेक्ट्रॉन लगातार जमा होते जा रहे हैं, और जो सॉल्यूशन में कॉपर था Cu+2 के रूप में, वो सॉल्यूशन का जो कॉपर था ना, वो छड़ पे जाके जमा हो रहा है। इस प्रकार जो कॉपर की छड़ है ना, वो कॉपर की छड़ तो यहाँ पे मोटी होती जा रही है, यानी इस पर परत जमती जा रही है। और जो जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ वो ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे पतली होती जा रही है, यानी यहाँ से कटती हुई जा रही है, पतली होती जा रही है। ठीक है, यहाँ Zn का ऑक्सीकरण होने के कारण वह एनोड है। Zn पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण, इसलिए वो एनोड है। और कॉपर का अपचयन होने के कारण वह कैथोड है। बात समझ में आई बच्चों, सेल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।